यस देवन, नम्रा, यशिका, लास्ट क्लास तक हमने बर्नौलीज ड्राइव कर ली थी। नहीं नहीं, आपकी बैच में ड्राइव ड्राइव हो गया था, नहीं हुआ था ड्राइव? सर डेरिवेशन में होती। यहाँ तक किया था हमने ना, हॉरिजॉन्टल फ्लो तक। यस सर। तो और लोग आ रहे हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं। बर्नौलीज का मतलब क्या है? व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम एग्जैक्टली? यशिका, एग्जैक्टली बर्नौलीज थ्योरम क्या बताती है आपको? Sure, the total energy of the fluid. यस, सो बर्नौलीज थ्योरम इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्लूइड। ये आपको बता दिए कि अगर एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड की जो टोटल एनर्जी होगी, दैट टोटल एनर्जी वुड बी कंजर्व्ड। नम्रा, कौन सी तीन टाइप की एनर्जीज होती है ना फ्लूइड? यस नम्रा, अगर एक फ्लूइड है उसमें कितने टाइप की एनर्जीज होंगी? तीन टाइप की एनर्जीज कौन सी होती है? काइनेटिक, पोटेंशियल एंड तो दो ही। ध्यान नहीं आ रहा है किसी को। देवन, तुम बताओगे थर्ड टाइप एनर्जी कौन सी होती है फ्लूइड में? प्रेशर एनर्जी। थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रेशर एनर्जी। तो अगर मैं कह रहा हूँ फ्लूइड में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। इन तीनों एनर्जीज का जो सम होगा वो सम कांस्टेंट रहता है। सो दैट्स बर्नौलीज थ्योरम। ओके, जस्ट एक मिनट और मैं वेट करूंगा, उसके बाद कोई नहीं आता तो मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। हॉरिजॉन्टल फ्लो का क्या मतलब था योशिका? फ्लूइड इज इन हॉरिजॉन्टल फ्लो, क्या मतलब है हॉरिजॉन्टल फ्लो का? हाँ जी यशिका, हमने डिस्कस किया था ना, अगर फ्लूइड हॉरिजॉन्टल फ्लो में, क्या मतलब होता है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल फ्लो का? सर जब दोनों हाइट्स बराबर हो, मतलब प्रेशर जहाँ पाइप के दोनों एंड्स की हाइट बराबर हो। वेरी गुड, जब दोनों एंड्स की हाइट बराबर हो जाए, सो दैट्स हॉरिजॉन्टल फ्लो। और हॉरिजॉन्टल फ्लो में हाइट दोनों साइड से कैंसिल हो जाती है, तो सिर्फ ये बचता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल फ्लो में कि अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। फ्लूइड के जिस एंड पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, इफ दैट फ्लूइड इज इन हॉरिजॉन्टल फ्लो, तो उस एंड पर प्रेशर कंपैरेटिव कम होता है, एंड वाइस वर्सा। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस। सो
इसको डिराइव करने के लिए मैंने एक पाइप लिया हुआ। इस पाइप का दिस इज फर्स्ट एंड, यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, प्रेशर P1 है, ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इट्स फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी V1, दिस वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एंड 1 इज V1, so this is end 1. अगर फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है तो 2 सेकेंड में फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द फ्लूइड इन 2 सेकेंड्स? सर मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, क्या हुआ है अब तक? कुछ नहीं हुआ, डिस्कस किया था पुराना, सभी स्टार्ट किया। बर्नौलीज थ्योरम जो हमने कर लिया था उसकी डेरिवेशन स्टार्ट करी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये फ्लूइड है, दिस इज अ पाइप, दिस इज एंड 1 एंड दिस इज एंड 2 ऑफ द पाइप। सर ये 3D पिक्चर है या ये है ये ऐसे पाइप? ऐसी पाइप है, मतलब ये एक तरफ एरिया ज्यादा है दूसरी तरफ एरिया कम है। ओके। पाइप की हाइट्स भी अलग अलग है, एक तरफ हाइट इज H1 दूसरी साइड हाइट इज H2। यहाँ पर कुछ फ्लूइड एंटर करता है, प्रेशर P1 है, दिस इज P1 इज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, V is सर N2 पे वेलोसिटी ज्यादा है। V1 is velocity। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ वेलोसिटी V1 है तो 2 सेकेंड में फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उन्हीं पर, सिर्फ ये सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, इफ वेलोसिटी इज V1 तो 2 सर सेकेंड में वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम, सो डेल्टा टी टाइम में फ्लूइड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, V1 इंटू डेल्टा टी। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट्स से फ्लूइड मूव कर गया इन टाइम डेल्टा टी, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट फ्लूइड का है दैट डिस्प्लेसमेंट इज V1 इंटू डेल्टा टी। दूसरे एंड पर भी देखो फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, फ्लूइड इज मूविंग विद अ वेलोसिटी V2 वेलोसिटी से फ्लूइड जा रहा है, तो यहाँ भी फ्लूइड जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी V2 इंटू डेल्टा टी, ये यहाँ हो जाए। अच्छा इसको ड्रॉ करो इतना, then we will start the calculation. A1 and A2 are area of cross sections. Huh? A1 and A2 are area of cross section. So जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है, लास्ट क्लास में हमने बर्नौलीज थ्योरम स्टार्ट कर दिया था, एक्सप्रेशन किया था, देखा था व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम, डेराइव नहीं किया था, सो दैट्स डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सो अक्षर इससे पहले कुछ मिस नहीं हुआ है, यहीं से स्टार्ट हुआ है, इसको नोट करो, इस डायग्राम को यूज कर कर हम डेराइव करेंगे। और इस फिगर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, क्योंकि पूरी डेरिवेशन इसी पर बेस्ड है।
ड्रॉ कर लिया ये फिगर नो अक्षत? सर। अक्षत ड्रॉ किया? यस सर। सो देखो ये पाइप है और इस पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसको मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। तो डिराइव तो आप करोगे, मुझे आप स्टेप्स बताओगे। सो यहाँ फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है दैट प्रेशर इज P1, और जो फ्लूइड आगे निकल गया होगा विद इन द पाइप जो फ्लूइड है वो उसके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा है दैट प्रेशर इज P2। तो यहाँ प्रेशर एक्ट कर रहा है P1 और यहाँ प्रेशर एक्ट कर रहा है विच इज P2। तो मुझे पहले ये बताओ, मुझे सब कुछ ना ये जो पाइप के अंदर फ्लूइड है इस फ्लूइड के ऊपर सारी चीजें अप्लाई करते हैं। तो एक बात बताओ जरा मुझे अक्षत, यहाँ फ्लूइड का प्रेशर है P1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, तो इस एंड पर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? हाँ जी अक्षत, इस एंड पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है दैट प्रेशर इज P1, इस एंड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, P1A1। इतनी फोर्स एक्ट कर रही है P1A1। इस फोर्स की वजह से अक्षत क्या लगता है फ्लूइड कहाँ डिस्प्लेस होगा, राइट लेफ्ट कहाँ जाएगा? राइट। राइट में जाएगा। फ्लूइड की वेलोसिटी इज V1, डेल्टा टी टाइम में फ्लूइड जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट विल बी V1 इंटू डेल्टा टी। तो नोहा मुझे बताओ ये जो P1 प्रेशर है इसकी वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड दे आर इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन? नोहा The same direction. सेम डायरेक्शन। सो व्हाट्स द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नाउ? फोर्स ड्यू टू दिस प्रेशर एंड दिस डिस्प्लेसमेंट, एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है नोहा? वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नोहा वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स क्या एक्सप्रेशन होता है? देविन बताओगे मुझे वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? वर्क डन, क्या हो गया तुम लोगों को? उमर वर्क डन का एक्सप्रेशन? ग्रेट। नम्रा वर्क डन का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन? Force into distance. Force into displacement into cos theta, that's work done. So यहाँ पर प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, तो जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट्स P1A1। डिस्प्लेसमेंट कितना है फ्लूइड का उमर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड कितना है? प्रेशर अप्लाई किया ना, फोर्स अप्लाई करी तो फ्लूइड को डिस्प्लेस कर गया, कितना है डिस्प्लेसमेंट? नोआ कितना डिस्प्लेसमेंट, जब आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो फ्लूइड कितना डिस्प्लेस कर गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है फ्लूइड का? V1 delta. तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इज P1A1, डिस्प्लेसमेंट इज V1 डेल्टा टी और एंगल इज 0 डिग्री cos 0, तो ये वर्क डन होगा एंड 1 पर। यशिका एंड 2 पर बताओ यहाँ वर्क डन कितना होगा? ये जो फ्लूइड है जो इस पाइप वाले फ्लूइड को पीछे पुश कर रहा है, कितना वर्क डन कर रहा होगा यशिका? Displacement will be V2 delta T यस। and force will be P2A2. तो वर्क डन विल बी P2A2 into V2 into delta T. Uneep, this work done should be positive or negative?
एरोस की डायरेक्शन देख लो, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, प्रेशर का ये रहा एरो. वर्क डन शुड बी पॉजिटिव और सर नेगेटिव. नेगेटिव. क्यों? सर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में था. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में. तो फ्लूइड पे जो टोटल वर्क डन कर रहा है, एक्ट कर रहा है, दैट वर्क डन इज वर्क डन एट एंड 1 एंड वर्क डन एट एंड 2. एट एंड 1 योर वर्क डन इज W1, एंड 2 पर माइनस ऑफ W2 ले रहा हूँ क्योंकि वो नेगेटिव आएगा. इसकी तो जरूरत नहीं है, इस लाइन को तो मैंने ऐसे लिख दिया था. W1 अभी कैलकुलेट किया हमने, P1 A1 B1 डेल्टा T, और W2 हो गया P2 A2 B2 इनटू डेल्टा T. दैट्स फर्स्ट इक्वेशन. अब मुझे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करनी है, A1 V1 और A2 V2 को कनेक्ट करना है. क्या थी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन नोहा? हाँ जी नोहा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या थी? नोहा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सुनना छोड़ दूंगा. अक्षत, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या थी? लास्ट क्लास में पढ़ा है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. कुछ याद नहीं रहता है. हाँ? देवन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या था? सर A1 V1 इक्वल टू A2 V2. वेरी गुड. रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, तो आपको इसको क्या लिखा? यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. ये तो 1 सेकंड की बात है ना. अगर आप डेल्टा टी टाइम के लिए ले रहे हो तो दोनों साइड डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो. A1 V1 होता है वॉल्यूम इन 1 सेकंड. डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसी भी टाइम का वॉल्यूम आ गया. तो A1 V1 इंटू डेल्टा टी, A2 V2 इंटू डेल्टा टी को V कहते हैं. सो अगर A1 V1 डेल्टा टी और A2 V2 डेल्टा टी की जगह आप V सब्स्टिट्यूट करोगे, then your work done will be P1V minus P2V, which is P1 minus P2 into V. So that's work done. अच्छा, फ्लूइड जब पाइप के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है देवन? यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो? सर हाफ mv V2 minus V1 इसका स्क्वायर. V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर है ना. फाइनल Yes. काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. नोहा का माइक काम कर रहा है. नोहा, एंड 1 से एंड 2 तक जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. mgh2 minus h1. mgh2 माइनस mgh1. अब आप सिर्फ यूज कर लो ना, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन इज दिस P1V minus P2V. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज दिस हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी इज दिस mgh2 माइनस mgh1. 1 1 वाली टर्म से एक साइड ले जाओ, सब लेफ्ट में ले जाओ. P1V प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh1. ये किस एनर्जी का एक्सप्रेशन है अक्षत? P1V अभी बड़ा है, लास्ट क्लास में आपने सारी एनर्जीज. ये P1V किस एनर्जी का एक्सप्रेशन? नहीं याद है? तुम डांट खाने लायक हो. बताना जरा यशिका, कौन सी एनर्जी है ये P1V? प्रेशर एनर्जी. प्रेशर एनर्जी. हाफ mv1 स्क्वायर क्या था? काइनेटिक एनर्जी. mgh1 पोटेंशियल एनर्जी. तो एंड 1 पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एंड 2. बर्नौलीज प्रूफ हो गई. बस इसमें मैंने एक स्टेप और किया, इसे V से डिवाइड कर दिया. तो V से ये टोटल एनर्जी को जब मैं V से डिवाइड करूंगा नोहा, तो जो टर्म्स मिलेंगी उसे क्या कहोगे? लाइक ये क्या बचा? P1 बच गया. क्या है ये? Pressure head. प्रेशर हेड. अच्छा देवन, ये नोहा बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये प्रेशर हेड है P1. ये कुछ और है. एनर्जी को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, देवन को भी नहीं पता. मुनीब, इसको V से डिवाइड कर दिया मैंने. प्रेशर एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये P1 बच गया. क्या चीज है ये P1? सर प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. हाँ Devin, this is pressure energy per unit volume. This is kinetic energy per unit volume. This is potential energy per unit volume. और अक्षत तुम्हें क्या हो जाता है बीच बीच में?
ये हमेशा ना एक्सक्यूज माइक पे मत डाला करो. So this is the proof of Bernoulli's theorem. P plus half rho v square plus rho gh equal to constant. लिखो इतना. और इसको लिखते हुए बताओ अगर कहीं कोई और डाउट आ रहा है, कहीं कोई और प्रॉब्लम है, कुछ इशू आ रहा है इसमें. सर ये 2 सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, नहीं नहीं, ये सेकंड इक्वेशन नहीं है. ऐसे ही बता रहा था. ये बेसिकली माइनस W2 मीन्स जो काम यहाँ लिखा ना W1 के लिए वही एग्जैक्टली W2 के लिए. स्क्रॉल डाउन कीजिए। जी उम्र आती है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो इसके आने के बहुत चांसेस होते हैं.
हाँ जी अक्षत, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या हो गया तुम्हारे माइक को आज? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की डायमेंशंस, दोनों की यूनिट भी सेम है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली प्रेशर के इक्वल है। अच्छा, तुम कह रहे हो प्रेशर एनर्जी और प्रेशर में वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है बॉडी में उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ऐसे ही प्रेशर की वजह से जो एनर्जी आती है उसे प्रेशर एनर्जी कहते हैं। ये रिलेशन है प्रेशर और प्रेशर एनर्जी। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यशिका, उनीब, नम्रा। यस सर। अब देखो लिमिटेशंस। इस इक्वेशन पूरी को डिराइव करते हुए बर्नौलीज थ्योरम को हमने अज्यूम किया था दैट फ्लूइड इज आइडियल। देवन, क्या मतलब था आइडियल फ्लूइड का? हमने डिस्कस किया था आइडियल फ्लूइड के कुछ कुछ पैरामीटर्स थे। गुड उमर। देवन, आइडियल फ्लूइड के क्या क्या पैरामीटर्स थे? गुड उमर। देवन साहब, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा यार। नोहा, आइडियल फ्लूइड के क्या क्या पैरामीटर्स थे? कब आप So कहोगे कि फ्लूइड आइडियल है? streamlined, it is streamlined, incompressible, non-viscous, and irrotational. रोटेशनल। सो ये जो हमने एज्यूम किया था ना डिराइव करते हुए कि ये पैरामीटर्स की आइडियल फ्लूइड के लिए हम डिराइव कर रहे हैं, सो यही इसकी लिमिटेशन हो जाती है कि अगर एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड के अंदर कुछ आ जाए, लाइक कुछ रैंडमली कुछ आना शुरू हो जाए, उस फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी आ जाए, तो बर्नौलीज थ्योरम वैलिड नहीं है, क्योंकि डिराइव करते हुए आपने कहा था कि विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिबल फ्लूइड हो जाए, वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने डिराइव करते हुए अज्यूम किया था ये फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। टर्बुलेंट फ्लो आ जाए, वैलिड नहीं, क्योंकि आपने डिराइव करते हुए अज्यूम किया था कि टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। फ्लूइड कर्व पाथ पे मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अज्यूम किया था कि स्ट्रेट जा रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, टर्बुलेंस नहीं। सो यही सब लिमिटेशंस हो जाती हैं बर्नौलीज थ्योरम की कि नॉन विस्कस फ्लूइड है तो विस्कस फ्लूइड है तो वैलिड नहीं होगी, कंप्रेस हो जाए तो वैलिड नहीं होगी, टर्बुलेंस आ जाए, रोटेट करने लगे तो बर्नौलीज थ्योरम वैलिड नहीं। दीज आर लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। नोट इट डाउन, लिखिए इतना। अजय देवन, अब माइक काम कर रहा है आपका?
ये लिमिटेशंस आप लिख लो तो मुझे बताओ मूव फर्दर। लिख लिया। अक्षत नोट कर लिया ना सब? अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखिए, साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया? देखिए आपको दो पाइप गिवन है, लाइक दो पाइप है, उन्हें कनेक्ट कर दिया, तो एक जगह डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, दूसरे पाइप का डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। या वाटर एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और जो प्रेशर है दैट्स 2 × 10⁻⁴ N/4 अच्छा, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है? कह रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप है। देविंद क्या मतलब है इसका हॉरिजॉन्टल पाइप से? सर ट्यूब। नहीं, हॉरिजॉन्टल से क्या मतलब है ना? मुनीब क्या मतलब है हॉरिजॉन्टल पाइप से? सर एक्स एक्सिस पे। नहीं नहीं सर देविंद, वाटर फ्लो हॉरिजॉन्टली करेगा। नहीं। नोआ बताइए, नोआ हॉरिजॉन्टल फ्लो का क्या मतलब है? So horizontal flow means H2 minus H1 will be 0. That means Right. H1 is potential equal to energy H2. will be Yes. H1 is equal to H2. Horizontal flow simply means H1 is equal to H2. दोनों एंड्स की हाइट सेम है। ये बर्नौलीज थ्योरम जब पहली क्लास में करा था उसमें भी डिस्कस किया था। H1 is equal to H2। एक बार बता दो देवन मुझे, ताकि मुझे यकीन आ जाए, तुम्हें याद रहेगा क्या मतलब है हॉरिजॉन्टल फ्लो का? सर H1 इक्वल टू H2। दोनों एंड्स की हाइट सेम होगी। सेम है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर दो जगहों पर है यार। एक है V2 नहीं पता, इस एंड पर वेलोसिटी क्या होगी नहीं पता। T2 नहीं पता यार, इस एंड पर प्रेशर क्या होगा ये भी नहीं पता। ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी कि इस एंड पर वेलोसिटी क्या होगी, इस एंड पर प्रेशर क्या होगा, ये दोनों चीजें अननोन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी। तो ये तो दो वेरिएबल हो गए। एक इक्वेशन तो आप बर्नौलीज इक्वेशन लिख सकते हो, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर दिस। तो देखो P1 दिया हुआ है दोस्त, V1 दिया हुआ है, डेंसिटी गिवन होती है वाटर की 1000 याद होनी चाहिए। प्रॉब्लम है दो वेरिएबल, एक P2 वेरिएबल एक V2 वेरिएबल है। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल तो आने से रहे, दूसरी इक्वेशन कहां से लाओगे अक्षत? एक इक्वेशन तो बर्नौलीज है, मैंने लिख दी, बर्नौलीज से सब कुछ आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन से दो वेरिएबल तो नहीं आ सकते, P2 और V2 दोनों नहीं आ सकते। अक्षत क्या करेंगे यार? हाँ जी अक्षत बताइए क्या करें? गुड नोआ। देखो नोहा ने सोल्यूशन बताया, उमर ने भी सोल्यूशन बताया, गुड। और कोई इसी के पास का सोल्यूशन? एक इक्वेशन और चाहिए ना, एक से तो नहीं होगा काम।
आप एक इक्वेशन कौन सी और यूज कर सकते हो यशिका? अक्षत तो नहीं बता रहा। हाँ जी यशिका, और कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? कौन ये? सर हमारे पास एक एरिया है तो शायद हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर सकते वेरी हैं। गुड वेरी गुड, बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे। A1 V1 इज A2 V2। नम्रा भी बिल्कुल सही बता रहे। अब मुझे डायमीटर दिया है अक्षत, अच्छा ये तो बता दो, डायमीटर दिया है, एरिया कैसे आएगा अक्षत? इतना तो, डायमीटर दिया है, एरिया कैसे आएगा? क्वांटिटी इक्वेशन तो मैं यूज कर लूंगा मुझे, लेकिन एरिया चाहिए ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 कैसे आएगा? डायमीटर गिवन है अक्षत। वेरी गुड। D/D/2 का होल स्क्वायर ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस को लिख सकते हैं D/2। तो R1 को D1/2 स्क्वायर लिखा, एंड आई एम श्योर यहाँ से आप V2 निकाल सकते हो। V2 कैलकुलेट करने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट करना और P2 कैलकुलेट करना। इतनी हिंट बहुत होनी चाहिए। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। पहले मुझे बताओ V2 कितना आ रहा है, आंसर लिख के दिखाओ मुझे। V2 का कितना आया? V2 आ जाए तो उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, फिर P2 आएगा। शुरू हो जाओ, वेट कर रहा हूँ मैं। V2 किसका आता है? गुड नोआ, V2 ठीक आ रहा है। अब P2 कैलकुलेट कीजिए। गुड नम्रा, सही आ रहा है नम्रा का भी। एक नोहा का आंसर आया, एक नम्रा का आंसर आया। ये लड़कों की तो कैलकुलेशन ही बर्बाद हो जा रही है। नोहा का सेकंड पार्ट का भी सही आ रहा है। हाँ जी अक्षत, क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ। यशिका का भी देखो सही आ रहा है। नोहा, नम्रा, यशिका। उनीब का नहीं आया, उमर का कोई आंसर नहीं है, अक्षत का कोई आंसर नहीं है, देविन का कोई आंसर नहीं है। मतलब इक्वेशन लिख दी है मैंने, तुमसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं रखी जा रही। देविन का सही आया। हाँ उमर, इतने टाइम तक तुम फिगर ही ड्रॉ करते रहो। 3 घंटे में से 2 घंटे तुम निकाल देना क्वेश्चन समझने में। उनीब गलत आ रहा है। उनीब का गलत। उमर तो अब तक फिगर ड्रॉ कर रहा है। हाँ उनीब अब ठीक आ रहा है। अरे यार तुम लोग क्या करने लगे हो? ये आ गया। D1 square V1 is D2 square V2, just substitute the values of diameter ना। diameter is 3 here, 6 here,
ये 4 हो गया, V2 1 मीटर पर सेकंड आ गया। उमर, अक्षत आया नहीं आया? हमरा कुछ गड़बड़ है। हाँ अक्षत अब ठीक आ रहा है, V2 आ गया। अब इस V2 की वैल्यू यहाँ रख दो, P2 कैलकुलेट कर दो यार, P2 कितना आ रहा है। अबे पाए पाए से कैंसिल हो गया ना उमर, दोनों साइड पाए है। इसे सब्स्टिट्यूट करो। गुड यशिका, सही आ रहा है आंसर। इस 2 को 1 मीटर पर सेकंड को यहाँ रख दो, V2 को P2 निकालो। सर डायमीटर सेंटीमीटर्स में दिया है ना? हाँ तो उसको देखो, अगर कन्वर्ट करोगे ना उन्हीं तो दोनों साइड कन्वर्जन फैक्टर आएगा विच गेट्स कैंसिल्ड आउट ना। यस सर। प्रोडक्शन देखिए, आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे ना इसमें सिर्फ एक ही तो वेरिएबल है P2 दैट कम्स आउट टू बी 2.75 into 10 raised power 4। इसमें अभी और न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, बट न्यूमेरिकल्स ना बर्नौलीज के अलग अलग एप्लीकेशंस पर बेस्ड होते हैं, तो हम हर एप्लीकेशन करेंगे और उससे कनेक्टेड न्यूमेरिकल करेंगे। इस तरह से सारे न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाएंगे अलोंग विद एप्लीकेशंस। सो ये याद रखना, बर्नौलीज के न्यूमेरिकल्स में बहुत होता है कि आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की जरूरत पड़ता है, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते। मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं बर्नौलीज के साथ क्लब करके आ जाते हैं। देविन आगे बढ़े, आया ये P2? यस सर। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज। बर्नौलीज की पहली एप्लीकेशन है विच इज टॉर्सलिस थ्योरम। टॉर्सलिस थ्योरम समझने से पहले मुझे बताओ, अगर एक बॉडी है, इस बॉडी को मैंने h हाइट से ड्रॉप कर दिया, ये यहाँ ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी यार? ये कौन बताएगा मुझे? ये मुझे अक्षत बताएगा। अक्षत, h हाइट से ड्रॉप कर दिया, यहाँ जब स्ट्राइक करेगा वेलोसिटी क्या होगी? सब कैलकुलेट करो। उमर का गलत आया आंसर। फ्री फॉल पढ़ा था शायद हमने कभी, फ्री फॉल तो था ना सिलेबस में, ऐसे भूलते हो सिलेबस में ही नहीं था। बताओ जो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की, h हाइट से ड्रॉप किया? नो बट कोलाइड करने के बाद कोलिजन अगर इनलास्टिक होगा तब जाके जीरो होगी। हाँ नंबर आएगा तो यहीं से, बट होगा कितना है? ड्रॉप किया है सो इनिशियल वेलोसिटी 0। गुड नोआ, यस अब ठीक है नंबर। अरे जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, फ्री फॉल अप्लाई करोगे, h हाइट के बाद वेलोसिटी होगी √2gh, ये यूज किया है मैंने, v² - u² is 2h। सो टॉर्सलीज थ्योरम कहती है कि जैसे आपने एक बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया और उस बॉडी की वेलोसिटी होती है √2gh, इसी तरह से अगर आपने एक कंटेनर लिया बड़ा सा और उस कंटेनर में एक होल कर दिया जो लिक्विड की फ्री सरफेस से h डेप्थ पर है, तो यहां से जो लिक्विड निकलेगा उस लिक्विड की वेलोसिटी भी √2gh होगी। दिस इज टॉर्सलीज थ्योरम। विल प्रूव इट यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, बट समझ लो कि h डेप्थ पर अगर आपने ऑरिफिस कर दिया तो यहां से जो लिक्विड बाहर आएगा उस लिक्विड की वेलोसिटी अब भी √2gh है। दैट्स टॉर्सलीज थ्योरम। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है कि ये जो टॉप सरफेस है ये ओपन होनी चाहिए। ये आपने जो होल किया है इसको ऑरिफिस कहते हैं। छोटा सा होल कर दिया, मतलब ऐसा बड़े से वाटर टैंक में आपने निडल से एक होल कर दिया, इस होल को ऑरिफिस कहते हैं। तो ऑरिफिस से जो लिक्विड आएगा इसकी वेलोसिटी विल बी √2gh, ये हमें प्रूव करना होगा। तो इसको प्रूफ तो बाद में करेंगे, पहले ये ड्रॉ कर लो। ये V2 0 क्यों है ये मैं शो करूंगा अभी, इसको मत लिखो। टोटल हाइट h2 है, ग्राउंड से h1 है और ऊपर से h है हाइट। लिखिए, इतना लिखिए, फिर उसके बाद इसे प्रूफ करते हैं। और मैं पूरा ये मत
एक्सपेक्ट करना है कि मैं एक एक लाइन लिख दूंगा यहाँ पर। मैं सिर्फ हेल्प करूंगा, कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे। यू नो बर्नौलीज थ्योरम, यू नो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इसके आगे की कैलकुलेशंस आपको करनी है। सर तो ये होल कहीं प्लेस पे हो सकता है? कहीं भी हो सकता है, जहां भी होगा उससे उसकी डेप्थ देख लेना, दैट टू इट जी एच उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जो फ्लो का। ये वो एप्लीकेशन है जो न्यूमेरिकल्स को टॉर्सल इसके बर्नौलीज के क्वेश्चन को प्रोजेक्टाइल मोशन से कनेक्ट कर देती है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस आल्सो। ये तो ड्रॉ कर लिया होगा, अब ये स्टेटमेंट लिख लो। एफ्लक्स मींस ये जो लिक्विड का जो जेट बाहर आ रहा है ना, इसे एफ्लक्स कहते हैं, और जो होल है उसे ओरिफिस कहते हैं। सर A1 A2 क्या शो कर रहे हैं? इट एरिया, ओरिफिस का एरिया इज A1 और फ्री सरफेस का एरिया इज A2। इसे लिख लो, फिर प्रूफ करता है। और देवन तैयार है ना? पहली इक्वेशन तुम ही बताओगे मुझे। सर ये फ्री सरफेस लिखा हुआ है। यस, फ्री सरफेस लिख। अच्छा, अगर कोई चीज एटमॉस्फेयर से ओपन, इट्स ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो वहां प्रेशर कितना है यार अक्षत? अगर कोई चीज ग्लास था, बॉटल थी, वाटर बॉटल ढकी हुई थी, मैंने कैप ओपन कर दिया, ओपन हो गया। अरे गुड उमर। अक्षत, हाँ, नोहा का भी सही है आंसर इसका। अक्षत कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा? इफ समथिंग इज ओपन टू एटमॉस्फेयर तो उसका प्रेशर कितना होगा? अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा अक्षत, इतना सोचने वाली क्या बात है? अगर कोई चीज ओपन कर दी तुमने, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम एन ऑरिफिस। ऑरिफिस मींस बहुत फाइन होल, एक बहुत छोटा सा होल अगर आपने यहाँ कर दिया, उससे जो लिक्विड बाहर आएगा, उस लिक्विड के जेट को कहते हैं एफ्लक्स, और इस होल को कहते हैं ऑरिफिस। तो यहाँ से जो लिक्विड आएगा उसकी वेलोसिटी होगी √/2gh। क्यों होगी √2gh, दैट दिस वी विल प्रूव। इसको अभी हम प्रूव करते हैं। देखो वो जो तरीका था ना पढ़ाने वाला, कि मैं बोलूं आप सुने फिर आप भूल जाएं, वो गुजर गया वो टाइम है ना, वो तो शुरू में आपको करा गया था। अब आप जानते हैं व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम। जब मैं फर्स्ट टाइम बर्नौली सिखा रहा तो मैं बहुत कुछ बोला, अब तो आप जानते हैं बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेशंस, तो आप मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। भाई देखो, ये वाला जो पोर्शन है, जैसे मेरी देवन हेल्प करेगा। देवन, ये है N2 फ्री सरफेस का, एंड दिस इज N1 ऑरिफिस जहां लगा हुआ है। बर्नौलीज याद है देवन? नो सर। बर्नौलीज याद नहीं? कॉपी खोलो जल्दी से, कॉपी में देखो बर्नौलीज मैंने लिखी थी, बर्नौलीज का पर यूनिट वॉल्यूम वाला, और जब खुल जाए तो मुझे बताना। सर लिखी नहीं हुई है। लिखी भी नहीं है? वाह, चल कोई बात नहीं। ये है। देविन कैसे करता है, मतलब लिख भी नहीं रहे हो तुम? सर ये वाला टॉपिक छूट गया था मेरा, तो ये लिखा नहीं हुआ है मेरा। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है। ये इक्वेशन सेकेंड सरफेस पर और फर्स्ट सरफेस पर अप्लाई करके बता दो मुझे क्या होगी, बस इतना बता दो। नाम ले लो, इक्वेशन बता दो मुझे क्या होगी इक्वेशन। सेकेंड ईयरी सरफेस, फ्री सरफेस, और ये वन ऑरिफिस, यहाँ बता दो मुझे। और तुम नहीं बताना चाहते तो मुझे फिर ये भी बता दो, मैं किसी और बच्चे से पूछता हूँ। सर ट्राई। ट्राई करेंगे आप, करिए बताइए। सर P प्लस हाफ रो √2gh स्क्वायर ना ना प्लस ना ना रो ना, ये तो जी। प्रूफ करना है दोस्त, ये तो प्रूफ करना है।
ये तो सिर्फ प्रूफ करना, अभी तो एज इट इज बता दो। 1 पर क्या होगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 होगा ना। यहाँ प्रेशर P1 सर 1 पे तो यही होगा। यही होगा, और 2 पर 2 की जगह 2 रख देंगे, यही तो था। अब मुझे, ये तो पहली इक्वेशन आ गई, अब मुझे ना किसी तरह से V2 रखना है। तो मैंने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज कर ली, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इस एंड पर, यहाँ और यहाँ। मतलब देखना यहाँ पर यशिका, दिस इज एंड 2, यहाँ एरिया है A2, एंड 1 यहाँ का एरिया है A1। कौन सा एरिया बहुत कम है, A2 और A1? सर A1। A1 एक्सट्रीमली स्मॉल है ना A2 के कंपेरेबल तो। यस सर। ओके सो अगर मैं यहाँ से A1 V2 कैलकुलेट करता हूँ, दैट विल बी A1 by A2 into V1, and A1 is extremely small, very very small than A2. So A1 by A2 कैसा होगा यशिका? It will be very very greater than 1 or it will be very very less than 1. A1 by A2 क्या होगा बच्चे, बताइए? Very very greater than 1 or very very less than 1? very less than 1। Very very less than, almost equal to 0, बहुत ही छोटा है। Yes, V2। तो अगर ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो आ गया तो V2 भी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो आएगा। तो आप कह सकते हो कि V2 इज ऑलमोस्ट जीरो। यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी दैट्स ऑलमोस्ट जीरो। इसे आप लॉजिकली भी शो कर सकते हो यार। तुमने एक बड़ा सा टैंक ले लिया, उसमें यार छोटा सा होल कर दिया, तो टैंक की जो फ्री सरफेस है वहां लिक्विड जिस रेट से नीचे जाता हुआ दिखेगा दैट्स नेग्लिजिबल। तुम्हें लगेगा सब रेस्ट में है, कुछ मूव ही नहीं कर रहा, बट एक्चुअली मूव कर रहा है, बट बहुत हल्की हल्की मूव कर रहा है क्योंकि ये होल बहुत छोटा है। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर V2 की जगह 0 रख देते हैं। तो V2 की जगह मैंने यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके बाद की कैलकुलेशंस तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं सीखोगे तो। सो देखो, अगर अब मैं ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करता हूँ, यहाँ इंस्टेड ऑफ V2 मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन आई विल बी लेफ्ट विद P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 P2। कौन सी टर्म 0 हुई थी? V2 वाली। और ये हो गया रो GH2। अच्छा उन्हीं कैलकुलेट करना क्या है यहाँ, भूल गए? अच्छा यही आदमी की शुरू क्यों किया था? अक्षत बताओ जरा V1। जरा। हाँ यार V1 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, V1 ये हमारा मोटिव है, इसको राइट में ले जाओ। सो इसको एक काम करते हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर। उन्हीं जरा सबको राइट में ले जाओ और बताना शुरू करो मुझे क्या क्या आएगा। सर P2 माइनस P1 और और रो GH2 माइनस GH1। So it's half rho V1 square. It's P2 minus P1. Rho G is common, that's H2 minus H1. मुझे चाहिए V1, तो सबको राइट में ले जाता हूं, तो V1 स्क्वायर हो जाएगा 2 by rho. It's P2 minus P1 plus rho G H2 minus H1, और इस पूरे का आप रूट ले लो, V1 ही तो चाहिए आप। सो ये ले लिया आपने, ये रूट ले लिया। अब यार एक बात बताओ मुझे, ये तो V1 आ गया आपका, ये V1 का एक्सप्रेशन है, ये रहा, ये एज इट इज मैंने ड्राइव कर दिया। अगर सरफेस और ऑरिफिस दोनों ओपन है एटमॉस्फेयर से, तो क्या सिंप्लीफिकेशन मिलेगा देवन? अब मैंने अक्षत से पूछा था ये क्वेश्चन। ऑरिफिस और फ्री सरफेस अगर दोनों ओपन है देवन, तो क्या मिलेगा? तो क्या P1 P2 में क्या रिलेशन होगा? देखो सबके आंसर्स आ रहे हैं। हाँ सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। क्या इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के? यहाँ तक तो तुम ठीक हो, क्या इक्वल होगा एग्जैक्टली? देवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सही कहा, क्या इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के?
P1 और P2 दोनों है ना, तो P1 P2 दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे। सो देखो यार, अगर यहाँ P1 और P2 इक्वल हो जाए तो दिख रहा है देवन कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखो H2 माइनस H1, अगर यहाँ से देखोगे H2 में से अगर मैं H1 सब्ट्रैक्ट कर दूं यशिका, तो क्या बचेगा इस डायग्राम में? इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग H1 फ्रॉम H2 तो बचेगा क्या? H। H बच जाएगा। तो ये छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशंस कर दिए मैंने, इसको 0 ले लिया, H2 माइनस H1 को H ले लिया। So this is 2 by rho and this rho will cancel this rho, it's root over 2gh। ये V1 आ गया। ये तो प्रूफ करना था। सो so, प्रूफ करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? कौन सी दो कंडीशंस थी जिसके बिना प्रूफ नहीं हो सकता? एक कंडीशन थी कि एरिया बहुत छोटा हो ओरिफिस का, सो दैट V2 इज 0, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ओपन होना चाहिए दोनों साइड से, प्रेशर सेम होना चाहिए, वरना नहीं होगा। चलो जी, लिखो इतना, देन वी विल connect this with the horizontal projection that's important for your entrance exams। चलिए, एंड प्लीज कॉपी पेस्ट मत करना ना। सर आप एक बार ओपन का मीनिंग फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर एक कंटेनर ओपन है, इसका मतलब ही होता है इफ इट इज ओपन, तो यहाँ जो प्रेशर एक्ट कर रहा है ना इसकी टॉप सरफेस पे, दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर ये एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम में ना आया होता, तो देखो दो ही पॉसिबिलिटीज थी, या तो लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता तो लिक्विड ऊपर चला जाता, जैसा होता है लाइक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो या सोडा की बॉटल हो, उसमें सोडा ऊपर आ जाता है, बिकॉज द प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है टॉप सरफेस के प्रेशर से, तो वो नीचे डिप्रेस कंप्रेस हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ओपन कर दिया, लिक्विड बाहर भी नहीं जा रहा, कंप्रेस भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स यहाँ जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। योर लिक्विड सरफेस इज इन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेयर। ओके अशिका? यस सर। नीचे कर दिया। और प्लीज याद देखो, क्लास से पहले ना माइक वाइक चेक करके बैठा करो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दिल्ली में हो, मेट्रोपॉलिटन में हो, और आपका इंटरनेट में बहुत बड़ा इशू आए या आपका माइक ना चले। और अगर बैकग्राउंड नॉइस का इशू है तो नॉइस कैंसिलेशन जूम देता है यार, बहुत अच्छा नॉइस कैंसिलेशन देता है, मैं भी यूज करता हूँ, वरना आपको पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। उस नॉइस कैंसिलेशन, ये तुम्हारा जो ऑडियो जहाँ लिखा हुआ आता है ना, ऑडियो डिवाइस जहाँ म्यूट लिखा हुआ आता है, वहां से ऑडियो सेटिंग्स में चले जाओ, सीधे सीधे नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन दिख रहा होता है, उसको हाई पे कर दो, फैन वैन सब नॉइस कैंसिल हो जाता है। आइडियली होना तो ये चाहिए कि वीडियो ऑन हो सके। तो पता है दिव्यांशु दिव्यांशु आते अपनी वीडियो ऑन करके बैठता है, वो ज्यादा पुश नहीं करता जानबूझ के कि मैं भी शायद आप ना करना चाहो, लेकिन एटलीस्ट ऑडियो डिवाइस तो ठीक से काम कर सकती है।
हो गया इतना? सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करें। जी। यस सर। देखिए सुनिए। सो इसमें ना जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, लाइक मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको आप सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस प्रोजेक्टाइल से कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है विद वेलोसिटी v, दैट्स वेलोसिटी इज रूट ओवर 2gh ना, velocity of the fluid is root over 2. It's like horizontal projection. कितनी हाइट से, h1 हाइट से, कहते हैं रेंज बताओ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में रेंज होता था u रूट ओवर 2h/g। h होती है ग्राउंड से हाइट, ग्राउंड से हाइट कितनी h1, सो इट्स u इज रूट ओवर 2h1/g। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है रूट ओवर 2h/c, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी रूट ओवर 2h1/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया।
ये वेलोसिटी है which is root over 2gh. अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, कहता है h1 और h में क्या रिलेशन होना चाहिए कि रेंज मैक्सिमम, नॉट इज लेंदी क्वेश्चन कि आपको पूरा मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करना हो. मैं एक हैंडी ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि फॉर दिस रेंज टू बी मैक्सिमम दिस h1 शुड बी इक्वल टू h/2. ये जो आपने ऑरिफिस किया है ना, अगर ये कंटेनर के सेंटर पे किया है आपने, तो जो रेंज होगी दैट रेंज वुड बी मैक्सिमम. रेंज प्रोजेक्टाइल में कितने दूर जाकर हिट कर रहा है, ये रेंज प्रोजेक्टाइल मोशन पर आ गए. तो आपसे ही पूछ लेते हैं कि अच्छा रेंज कब मैक्सिमम आएगी. सो रेंज इज मैक्सिमम अगर आपने होल बिल्कुल सेंटर पे किया हो, देन योर रेंज वुड बी मैक्सिमम. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है टॉर्सलीज थ्योरम से. चलिए इसको लिखिए. देन विल स्टार्ट विद अनदर. वेंचुरी मीटर क्या होता है? सर रेंज मैक्सिमम जब सबसे नीचे वाले पॉइंट पे बनाते हैं तब नहीं होता? नहीं, सेंटर पे जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा ना और फिर तब रेंज मैक्सिमम. सर पर पहली वाली क्लासेस में जो एक्सपेरिमेंट करते थे सर, उसमें तो सबसे नीचे वाले पॉइंट से होता था. नहीं, अगर तुम इसका इवन किसमें फ्लूइड के साथ, यस सर, वाटर के साथ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं. नहीं करना. हाइड्रोस्टैटिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने रेंज कहाँ कैलकुलेट करी, वहां तो रेस्ट में था, प्रेशर था बेस पर सबसे ज्यादा. यहाँ तो रेंज है. जिस रेंज किस पर डिपेंड करेगा, किस वेलोसिटी से ये बाहर आ रहा है ना. और इस पर भी डिपेंड करेगा कितनी हाइट पर है. रेंज में तो वेलोसिटी भी आती है और हाइट भी होती है. तो रेंज तो हाइट और वेलोसिटी के एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पर होगी, दैट्स एच वाइड. हाइड्रोस्टैटिक्स में कब किया हमने रेंज? नहीं, वो जो कह रहा था ना प्रेशर वाला वो. यही कह रहे थे उन्हें, प्रेशर वाला कह रहे थे. सर जो पहली क्लासेस में हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता था, उसमें मतलब ऐसे वाटर बॉटल में होल करके ऐसे आता था, तो फिर उसमें जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता था उससे आता था सबसे ज्यादा रेंज. नहीं, रेंज नहीं आती थी उससे. मतलब उससे ये होगा कि पानी तेज स्पीड से आएगा. खुद सोचो ना, देखो अगर ये मैंने लिया, मैंने यहाँ अगर होल किया तो बहुत दूर तक जा ही नहीं सकता. दूर तक तो इस पर भी डिपेंड करेगा ना किस हाइट पे आपने होल किया. आज एक काम करना, वाटर बॉटल लेना, 2-3 बॉटल लेना, और एक में बिल्कुल सेंटर पे होल करना, और सबको एक जगह रख देना सारी बॉटल्स को. यहाँ होल करना, यहाँ होल करना. 3 बॉटल लेना, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ होल करना, और देखना कहाँ से पानी दूर तक जाता है. प्रूफ हो जाएगा. ठीक है नहीं? सेंटर वाले पे रेंज मैक्सिमम. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेंचुरी मीटर. वेंचुरी मीटर भी एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की. अच्छा, रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब होता है? बताएगा मुझे? रेट ऑफ फ्लो सुना हुआ है कुछ? पर यूनिट टाइम. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना. सो एक एप्लीकेशन और है. बेसिकली उस एप्लीकेशन क्या है, एक डिवाइस है वेंचुरी मीटर. वेंचुरी मीटर कई जगह यूज करते हैं. जैसे आपकी गैस पाइपलाइन है, उस गैस पाइपलाइन में वेंचुरी मीटर यूज करते हैं. वाटर की पाइपलाइंस हैं, वहां भी रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए वेंचुरी मीटर यूज करते हैं. तो वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर रेट ऑफ फ्लो. कि 1 सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, कितनी तेजी से लिक्विड जा रहा है, वो बेसिकली वेंचुरी मीटर बताएगा. बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम. इसे ना फ्लो मीटर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्लो मीटर. फ्लो मीटर भी इसका नाम है. इसका वेंचुरी ट्यूब भी इसे कहते हैं.
इतना लिखो, मैं एक एनिमेशन ढूंढ लूं, शायद इससे रिलेटेड एक एनिमेशन मिल जाए तो समझाना आसान हो जाएगा तुम्हें। इतना लिखो तुम जब तक। देखो, हालांकि वेंचुरी मीटर में स्कूल लेवल की तो एनिमेशंस कब दिखती हैं, बट ये एनिमेशन शायद कुछ हेल्प करे तुम्हें समझाने। सो पहले तो देख लो कि वेंचुरी मीटर एक्चुअल में दिखता है कैसा है। क्या ये होता है आपका वेंचुरी मीटर। दिस इज अ वेंचुरी मीटर। इसे आप यूज कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए। किसी भी पाइप से लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए आप वेंचुरी मीटर यूज कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल क्या होता है, वेंचुरी मीटर में दो एंड्स होते हैं। एक वो एंड होता है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, एक वो एंड होगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो आपका फ्लूइड किसी तरह से इन पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, ऐसे करके आपका पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है। अगर आप ये जानते हो कि यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर कितना है, प्रेशर डिफरेंस अगर आपको पता है, तो आप ये बता सकते हो कि इस वाइडर एंड पे जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उस लिक्विड में इस वाइडर एंड पर और इस वाले एंड पर प्रेशर में डिफरेंस कितना है, अगर आप प्रेशर डिफरेंस जानते हो यहाँ और यहाँ, तो आप बता सकते हो कि इस वाइडर एंड से जो लिक्विड जा रहा है उस लिक्विड की वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये ना, इसने जो दिखाया है ये रियल वेंचुरी मीटर है। और एक सेकेंड, इसमें सर इसमें प्रेशर डिफरेंस क्यों होगा दोनों पॉइंट्स में? एक जगह एरिया ज्यादा है, जहां एरिया ज्यादा होता है, ये देखो ये है थोड़ा सा वाइड एंड है, ये नैरो हो जाता है जाके। जहां एरिया ज्यादा जी होगा, क्वांटिटी इक्वेशन कहती है वहां वेलोसिटी कम होगी। जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। जब वेलोसिटी डिफरेंस है तो प्रेशर डिफरेंस भी तो होगा, बर्नौलीज। जी। और ये हॉरिजॉन्टल फ्लो में होता है। क्या मतलब है हॉरिजॉन्टल फ्लो का, यशिका? सर हाइट 1 इज इक्वल टू हाइट 2। हाइट 2, तो दैट मींस अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर भी कम होगा। सो दैट्स वेंचुरी मीटर। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इसे। स्टार्ट इट्स कैलकुलेशंस। तो ये वेंचुरी मीटर एक्चुअल तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इन प्रिंसिपल जब हम इसको अपनी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं तो देखिए कैसा दिखता है। सो ऐसा आपने देखा था, दो पाइप्स हैं, एक तरफ एरिया ज्यादा होगा, दूसरी तरफ एरिया कंपेरेटिव कम ले लेते हैं। ये वेंचुरी मीटर है आपका। तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। फ्लूइड यहाँ से ऐसे कर कर फ्लो करता है। फ्लूइड यहाँ से ऐसे करके फ्लो करता है। ऐसे फ्लूइड फ्लो करता है। यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी है v1 जो मेजर करनी होती है। यहाँ फ्लूइड फ्लो करेगा तो वेलोसिटी v2 हो जाएगी। यहाँ फ्लूइड का कुछ प्रेशर है P1, यहाँ फ्लूइड का प्रेशर P2 हो जाएगा। अच्छा, एक तो यहां से देखकर मुझे क्लियर कट ये बता सकते हो A2 इज लेस देन A1, सो कैन यू कनेक्ट V1 एंड V2?
V2 Zero. ग्रेटर होगा। जहाँ एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज्यादा, v2 is greater than v1. Now can you connect p1 and p2 बर्नौली थ्योरम यूज करके? बर्नौली थ्योरम ने कहा था ना जहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होता है फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो. So that means p2 will be less than p. यहाँ प्रेशर कम एक्ट करेगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा एक्ट करेगा. अब प्रेशर मेजर करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मतलब प्रेशर मेजर करने की कई डिवाइसेस होती है. एक मैनोमीटर भी होता है कि एक छोटा सा मैनोमीटर यहाँ लगा दो. जैसे तुम्हारा थर्मामीटर होता है ना, ऐसी मैनोमीटर होता है. थर्मामीटर में भी मर्क्यूरी होती है, मैनोमीटर में भी मर्क्यूरी होती है. बस उस मर्क्यूरी की दोनों साइड हाइट का डिफरेंस देख लेते हैं. वो डिफरेंस इन हाइट तुम्हें बता देता है कि अच्छा प्रेशर डिफरेंस कितना है. अच्छा अगर मैं मर्क्यूरी दोनों साइड से बराबर बराबर फिल कर दूं इनिशियली, अब जब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहां से ना, इसको ओपन कर दिया मैंने, तो ये कनेक्ट हो गया इससे. पहले मर्क्यूरी का लेवल, ग्रीन इज मर्क्यूरी, लेवल ऑफ मर्क्यूरी. इनिशियली मर्क्यूरी का लेवल सेम था. अब मैंने कनेक्ट कर दिया. बता सकते हो मर्क्यूरी का लेवल कहाँ डिक्रीज होगा और कहाँ इंक्रीज होगा? ये लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है. राइट में इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट में डिक्रीज। देखो लेफ्ट में प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो मर्क्यूरी का लेवल गिर जाएगा. राइट में प्रेशर कम है तो लेवल उठ जाएगा. और दोनों साइड लेवल में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज एच. ये एच डिफरेंस आपको, दिस इज मर्क्यूरी. एक तो ये मैनोमीटर है आपका जिसको हमने यूज किया है प्रेशर मेजर करने के लिए. और ये जो एच है, इट्स हाइट डिफरेंस in mercury level in 2 arms. दोनों आर्म्स में मर्क्यूरी लेवल में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ही एच है. अच्छा जी, अब मुझे जरा सा कुछ कुछ बता सकते हो कि तुम किसी तरह से मुझे V1 कैलकुलेट करना है. तो पहले तो बर्नौली थ्योरम लिख देते हैं. P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 is P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. इसमें से कौन सी टर्म कैंसिल हो सकती है यशिका? In Rho horizontal flow. GH1 and Rho rho GH2. GH2. Yes, this thing is in horizontal flow. So in horizontal flow, these two terms will cancel out each other. Okay, हमें कैलकुलेट करना है V1 ना, तो एक काम करते हैं, इसको जरा सबको राइट में ले जाते हैं. प्रेशर को राइट में ले जाते हैं, वेलोसिटी लेफ्ट में ले जाते हैं. हाफ मोटिव याद रखना, I need V1. So it's half rho V1 square V2 square is P2 minus P1. So मैं एक काम करता हूँ, देखो हाफ रो तो मैंने कॉमन ले लिया. हाफ रो जैसी मैं कॉमन लूंगा, आई एम लेफ्ट विद V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज P2 माइनस P1. और मैंने एक काम और किया, मुझे ना V1 चाहिए, सो आई टेक V1 स्क्वायर एज कॉमन. तो V1 स्क्वायर कॉमन लेने से दिस इज 1 माइनस V2 स्क्वायर ओवर V1 square, which is P2 minus P. So, अभी किसी तरह से V2 और V1 को हटाकर मैं A1 और A2 लिखना चाहता हूँ. कोई इक्वेशन याद है? कोई इक्वेशन याद है अक्षत, जिस इक्वेशन से मैं V2 by V1 हटाकर किसी तरह से A1 इंट्रोड्यूस कर पाऊँ? उमर का तो सही आंसर है. अजी अक्षत, कुछ दिख रहा है किसी तरह से मैं V2 by V1 को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की टर्म्स में किसी तरह से लिख पाऊँ? नोहा का भी सही है, नम्रा भी सही बता रही है, अक्षत भी सही बता रहा है. यूजिंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, using continuity equation. Yes,
Yes, Namra. A1 V1 is A2 V2. I need V2 by V1. So V2 by V1 is A1 by A2. That's equation number 2. 2 को 1 में रख दो यार. तो जैसे आप 2 को 1 में रख दोगे, that's half rho V1 square 1 minus A1 square over A2 square is P2 minus P1. तो यहां से आपको V1 स्क्वायर चाहिए था, आप V1 स्क्वायर निकाल लीजिए. V1 स्क्वायर इज P2 माइनस P1. 2 को मल्टीप्लाई कर दो, रो से डिवाइड कर दो, और इस 1 माइनस A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो. सो दिस योर V1 ना. It's root over 2 by rho. It's P2 minus P1 over 1 minus A1 square over A2 square. ये V1 है. और क्योंकि हमें वो वेलोसिटी चाहिए ना जिस वेलोसिटी से फ्लूइड एंटर करेगा. अब ये जो P2 माइनस P1 है ना, क्योंकि अगर वेलोसिटी पता है तो रेट ऑफ फ्लो तो आ ही जाएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी. P2 माइनस P1 जो है दैट इज प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस हाइट h ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. तो हाइट h ऑफ मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर आएगा h मर्क्यूरी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू g. तो आप ये भी लिख सकते हो इस टर्म्स में भी. तो V1 का एक एक्सप्रेशन और आ जाता है which is 2 by rho height of mercury column density of mercury column into g divided by 1 minus a1 square over a2 square. ये velocity है. अगर velocity आ गए then you can easily calculate rate of flow. So rate of flow is a1 v1 only. So that's about a Venturi meter. This is how a Venturi meter works. लिखिए था. ये तो लिख लिया था आपने, यहाँ से लिखना. सो वेंचुरी मीटर से रीडिंग लेने के लिए सिर्फ ये मैनोमीटर की रीडिंग पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है. देखो लास्ट जो एक्सप्रेशन आया सिर्फ वो हाइट पता होनी चाहिए मर्क्यूरी कॉलम की और A1 A2 पता होना चाहिए. दैट्स इट. आप बता सकते हो किस वेलोसिटी से फ्लूइड जा रहा हो. सो दिस कंप्लीट्स बर्नौलीज. बस एक क्लास का थोड़ा सा काम और रह गया. सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी, ये दो मेजर टॉपिक्स, ये दो कैलकुलेशंस रह गई हैं. सो फुली इस वीक खत्म हो जाएगा. स्क्रॉल करूं इसे. जी.
सर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। नीचे कर दिया। हो गया।